गुड इवनिंग 87। हेलो। हेलो। क्या था आज का हमारा डिस्कशन? एचसीवी के कुछ क्वेश्चन। एचसीवी निकाल लीजिए, फिर डीपीपी डिस्कस कर देंगे। एचसीवी के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 पूछना चाहते हो? देखो जरा, 15 नंबर का सवाल दिखाना। 15 नंबर। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो है, इस तरह से हमें एक न्यूक्लियर फोर्स दे रखा है, तो डायमेंशन के बारे में हमसे पूछा है और ऐसा लिखा हुआ है के का वैल्यू तो दे रखा है। दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बात की गई है जब इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा हो। तो ये डिस्टेंस आर हो गया। अब इसमें क्या है कि प्रोटॉन का जो चार्ज है उसकी टर्म्स में लिख लेते हैं हम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ये न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो गए, तो यहां से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है सी का, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा के Q1 Q2 इंटू ई की पावर के आर। अब आपको के भी दे रखा है, आर भी दे रखा है और दो प्रोटॉन का चार्ज भी जानते हो, तो उससे सी का वैल्यू आ जाएगा ना। अब रही बात डायमेंशन की, तो डायमेंशन में ये है कि ये जो किसी की पावर में आता है, ये पावर वाली चीज डायमेंशन लेस होती है ना। जैसे 10 की पावर 5 जो है, इसका कोई वो होगा नहीं, और पावर भी कभी किसी यूनिट में नहीं चढ़ती, वो तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है। 10 की पावर 5 मीटर नहीं होता है, 10 की पावर सिर्फ 5 होता है। तो ये जो पावर होती है ये खुद डायमेंशन लेस होती है, यानी के इंटू आर का कोई डायमेंशन नहीं, इसलिए 1 के बराबर हो गया। तो आर का डायमेंशन वही है जो 1/k का डायमेंशन है, ताकि इन दोनों के डायमेंशन आपस में कट जाए। फिर ई की पावर वाले का कोई डायमेंशन नहीं, तो सी अपॉन आर स्क्वायर का वही डायमेंशन है जो फोर्स का होता है, तो सी का डायमेंशन एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, अगर सी का डायमेंशन निकालना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक है ई जो नेपियर्स कांस्टेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी ई होता है, उससे मिक्स मत कर लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का भी सिंबल ही रखा गया है, वो अलग चीज है, और ये ई जो है मैथ्स में जो कैलकुलेट करते हैं वो भी अलग होता है। तो इस तरह से 15वां प्रश्न हो गया है। और कोई समस्या नहीं रखी जरा। अब फिर कोई शीट में से हो गए सब। डीपीपी का नंबर है, क्या नंबर है? 15 नंबर। 15, वहां 15 पूछा है, इसमें भी 15 है।
15th डीपीपी का डिस्कशन होना है ना। A15 ABCD, तो फर्स्ट वाले का डी हो गया, सेकंड वाले का सी हो गया, थर्ड वाले का डी हो गया, फोर्थ वाले का सी हो गया, फिफ्थ वाले का ए हो गया, सिक्स का सी हो गया, सेवन का बी हो गया, एट्थ का सी हो गया, नाइन्थ का डी हो गया, 10th का भी डी हो गया, 11th का बी हो गया, 12 का ए हो गया, 13, 14, 15 तो है आपके पास, है ना। सेकंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं ऐसा क्या है सेकंड में की प्रॉब्लम आ गया। सीधा सा सवाल एकदम। सेकंड जैसा क्वेश्चन आईआईटी को पसंद है। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L बराबर A प्लस बी टी स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम क्या मेरे को सही दिख रहा है कि ऐसा कुछ और छपा नहीं है? ये मेरे वाले डीपीपी में तो कुछ छप नहीं रहा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। बी टी स्क्वायर छप रहा है ना आपके? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा छप रहा। तो अब इसके बाद में ए और बी कांस्टेंट है ना, ऐसा दे रखा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा भी जानकारी दिया। इतना अच्छा जानकारी दिया आपको, है ना। ए और बी परपेंडिकुलर है। टॉर्क रिलेटेड टू ओ पॉइंट एक्टिंग ऑन व्हेन एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एल इज 45। तो टॉर्क वेक्टर और एल वेक्टर के बीच में जब थीटा 45 होगा उस समय टॉर्क कितना होगा, ये है हमारा सवाल। ये एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट दिया हुआ है, टॉर्क भी ओ के अबाउट ही पूछा है। तो हम सब लोग जानते हैं कि टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो 2BT आ गया, टॉर्क बराबर 2BT आ गया। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क cos 45, ये फॉर्मूला हो रहा है। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। 2BT डॉट A प्लस बी टी स्क्वायर। अब L का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी की पावर 4। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ऐसे। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 2BT cos 45। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बी डॉट ए तो 0 हो जाएगा, बी डॉट भी आ जाएगा, तो 2B² टी क्यूब इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है लिख देंगे, 2BT इंटू 1/√2। इसको सॉल्व करके टी निकाल लेंगे
कितना सीधा है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, टॉर्क का वैल्यू आ गया। ये तो सवाल ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन और डॉट प्रोडक्ट का। पहला टॉपिक मैथमेटिकल टूल, सिर्फ इतनी सी जानकारी दिया है कि टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी, जो कि कह सकते हो कि 11वीं क्लास की जानकारी है। कुछ कह रहे हो? ठीक ठीक ठीक, तुम्हारी बात सुनते हैं। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर दे रखा है, सही बात है। तो ये ए को ए मान लिया और दूसरे को बी टी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, तो बी टी स्क्वायर ऐसा हो गया, और उनके बीच का एंगल से हमको एल मिल गया। आगे बोलो, किन के बीच का एंगल 45 दिया है? टॉर्क और बताओ टॉर्क किधर है, पता करेंगे ना, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ये रहा टॉर्क, चिंता मत करो, टॉर्क भी इधर ही है, टॉर्क भी इधर ही है ना, भाग्यशाली हो। 2BT, अब ये वाला एंगल 45 है, डायग्राम से कर लो। वो तो एक बार डीएल बाई डी टी करने के बाद डायग्राम बना लो, है ना। 90 डिग्री वाले तो डायग्राम से भी अच्छे हो जाएंगे। और बताइए, 5 नंबर, अच्छा, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा एक पार्टिकल एम मास का है जो कि परफॉर्म करता है एसएचएम, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। If the velocities are same at mean position and let A1 and A2 be their amplitude, T1 and T2 be the time period. ये इसका मीन पोजीशन और उस पर इसका वेलोसिटी v है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। और ये ऐसा, ये इसका मीन पोजीशन बोले तो एक्सेलरेशन 0 और इसका वेलोसिटी v है, दोनों का v बराबर है मीन पोजीशन पर। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि चार्ज दे रखा है और QE बराबर mg है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिया है? अपवर्ड दे रखा है इसमें, इस पे चार्ज क्यू है, तो QE बराबर mg हो गया, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हमसे कुछ सवाल पूछा है, तो हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k होता है। कांस्टेंट फोर्स कैन नॉट चेंज, चेंज टाइम पीरियड, time period of a system which performs linear SHM. जो लीनियर एसएचएम करता है उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स नहीं बदल सकता। तो QE और mg ऐसे फोर्स हैं यहां पर जो कि इसके टाइम पीरियड को नहीं बदल पाएंगे। अब टाइम पीरियड बदलेगा नहीं तो ओमेगा सेम हो जाएगा, जो इसका ओमेगा वो इसका ओमेगा, और हम जानते हैं कि v बराबर ओमेगा है, तो a बराबर v बाय ओमेगा। जो भी वेलोसिटी वो मीन पोजीशन पे दी है, दोनों का v बराबर है, ओमेगा बराबर है, तो एम्पलीट्यूड भी बराबर हो गया। ठीक है, तो सेम टाइम पीरियड सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना।
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखते हैं 14 में क्या है। फोर्टीन देखते हैं। इसमें ऐसे दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 है और एक कॉनकेव मिरर है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस सेम लाइन में और 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कॉन्वेक्स माने कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ 20 और एक प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर 80 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दिया है। द कॉनकेव मिरर इज टू द राइट ऑफ दिस है ना, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट a distance of 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से 30 सेंटीमीटर इधर रखा, its image remains at the same position even if the concave mirror is removed। अब इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ऐसे हो रहा है कि कौन सी इमेज है ना, अगर फाइनल इमेज रखेंगे तो वो तो बदल ही जाएगी। मिरर हटाओगे तो फाइनल इमेज तो सेम हो ही नहीं सकती। तो जैसा लैंग्वेज लग रहा है उसका मतलब ये है कि इन दोनों से मिलकर जो इमेज बनेगी वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी इमेज इसके पोल पर बनती, अगर इसकी इमेज इसके पोल पर बनती है ना, अगर बनती तो इसको हटाने से भी वही बनती, रखने से भी वही बनती। एक तो ये केस है। दूसरा ये हो सकता है कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन जाए, तो फिर इसमें निकालने के सब तो सब दे रखा है, इसका फोकल लेंथ नहीं दे रखा है। अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती तो ये वापस वही बनाता है, इसके हटाने के बाद में भी वही बनती। तो अपन को क्या करना है, इसका इमेज ढूंढना है कि वो बनेगी कहां। वो पॉइंट या तो पोल होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उससे रेडियस मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी, आ जाएगा ना। ये कहना ये चाह रहा है कि इस मिरर को रखें या हटाएं इमेज वही बने। लास्ट टाइम देख लेते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस by itself produces a virtual image would be। maximum distance of object for which this concave mirror by itself। अब एक बार कॉनकेव मिरर मिल गया ना, इसको सॉल्व करने से कॉनकेव मिरर आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये 30 है ना, 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया तो ये 20 हो गया। तो अब ये 20 हो गया तो इसको, इसका फोकस आएगा 10 के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे अधिक से अधिक रख सकते हैं कि इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, 10 पे रख सकते हैं ना, ठीक है। इन्होंने घुमा फिरा के फोकल लेंथ पूछा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिक्कत आ रही, देख लेते हैं।
हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रही भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √b/ρ। क्या क्वेश्चन में बी दे रखा है? हाँ, कि बी पूछ रखा है? इट्स वेव का वेलोसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो बी निकाल लिया होगा। ठीक है ना, सीधे तो सवाल है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गई बातें खत्म पूरी कि रह गई? कुछ रह गई लगता है। बातें करते रहोगे तो 1-2 साल और मिलेंगे यहाँ रहने के लिए, और बातें पूरी हो जाएगी। बातें करने वालों को शहर में और दूसरा हॉस्टल देख सकते हैं, दूसरा इंस्टीट्यूट भी देख सकते हैं, है ना, दूसरी गली में रह सकते हैं। ऐसे करके पूरी फैसिलिटी मिलती है, शहर वाले सब देने के लिए तैयार हैं, है ना। तो बातें अधूरी मत रखा करो, पूरी कर लिया करो। तो अभी अपन आगे बढ़े फिर, है ना। ये हो गया डिस्कशन वगैरह पूरा। तो अपनी क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस किए थे, है ना। क्वेश्चन और करते हैं 1-2। ये क्वेश्चन कीजिए, पहला क्वेश्चन। ऐसे इंफिनिटी तक जा रहे हैं। यार डिस्टेंस लेमडा कूलम पर मीटर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस तरफ ये इंफिनिटी तक जाता है, इस तरफ ये इंफिनिटी तक जाता है। तो आप लोगों ने निकाल लिया आंसर। देखो, फॉर्मूला पता है, उसको भी लगाने में दिक्कत आती है।
आराम से घर बैठे बिना किसी घंटे की दिक्कत के भी नहीं होता लोगों से। सबको पता है कि फॉर्मूला क्या है ना, डिराइव भी नहीं करना है। अच्छा टाइम है, कोई रोक भी नहीं रहा कि जल्दी करो जल्दी करो। फिर भी देखो लोगों से हो नहीं पाता है। बस इतना सा कर लोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब आपसे नहीं हो पा रहा, मतलब सोच लो कि बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, तो अगर हम इतना सा कर लेंगे तो हम आगे हो जाएंगे अपने आप ही। छोटी सी बात ही अगर हम सीख जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी हम अलग हो पाएंगे, तभी हम आगे हो पाएंगे। तो अब मिलाते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला रहता है। 2k λ/r इंटू sin θ/2। ये बड़ा कीमती फार्मूला है, 2k λ/r sin θ/2। ये जो फॉर्मूला है ना, ये रिंग के पोर्शन के लिए भी चलता है और स्ट्रेट वायर के लिए भी चलता है। दो स्ट्रेट वायर के पोर्शन है, एक रिंग का पोर्शन है। ये लगता है एंगल बाइसेक्टर के लोग, तो इसका एंगल बाइसेक्टर पहले इसी का लिखते हैं हम, 45 डिग्री पर होगा। और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा देते हैं। इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ होता है। कभी धोखा देना होगा तो हम इसको माइनस का बनाएंगे, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। भोला बच्चा फिर क्लास वाली बात याद रख, ऐसे बना के आ जाएगा, उसको माइनस देंगे, है ना। तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे ऐसा होगा एंगल बाइसेक्टर पर। अब उसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देनी है, तो इसमें 90 रखेंगे तो 90/2 45, 1/√2 पर आ जाएगा। तो ये आ गया √2k λ/r, ये इसका आ गया। अब रही दूसरे वाले की बारी, इस स्ट्रेट पोर्शन की। ये वाला जो स्ट्रेट पोर्शन है उसका रीति रिवाज ये है कि इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालो, तो वो जो डिस्टेंस है वही r परपेंडिकुलर होगा। वो हमारे फॉर्मूले में वहां पर r परपेंडिकुलर होता है, 2k λ/r परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। फिर रूल ये होता है कि इसके दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करो, तो इसको यहां से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर लिया और इस कॉर्नर को ज्वाइन करना है, तो ये तो इन्फिनिटी पर मिलेगा। तो इन्फिनिटी पे मिलने के लिए ज्वाइन ऐसे करेंगे, पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मिलती है तो इसलिए ऐसे भेजेंगे। फिर जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो एंगल बाइसेक्टर ढूंढेंगे, वो भी 45 पर ही आएगा। तो इसके अलोंग, इससे अवे आएगा 2k λ/r परपेंडिकुलर की जगह r हो गया, और ये भी 90 डिग्री है तो साइन 45 लिख देता हूं ऐसे ही। तो इस वाले पोर्शन की वजह से एंगल बाइसेक्टर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब दूसरा वाला हिस्सा एक और है हमारे पास, ये वाला। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां पर भी r परपेंडिकुलर r हो गया। इसके दूसरे एंड से मिलाएंगे तो वो भी इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। इसका भी एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा, 45 का मामला है। इसका ई इधर आ जाएगा, 2k λ/r साइन 45। तो हमें पता लगा कि ये दोनों ई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यही आंसर बच जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया जो ये लिखा हुआ है, √2k λ/r। ये निकाला होगा आप लोगों ने, कितना आसान काम है। कर लीजिए, उससे कर सकते हैं हम। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वाले फॉर्मूले से करेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा देखो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन था ना, ये तो आर्क था ही, ये वाला जो पोर्शन था इसकी भी एक आर्क यू बन जाएगी, और इधर वाले पोर्शन की भी आर्क यू बन जाएगी। ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है, तो अब ये टोटल एंगल 3π/2 हो गया। तो इसके अलोंग आ जाएगा, तो वहां पे 3π/2 पुट कर देंगे, सीधा आ जाएगा।
इन इस पोर्शन को इससे रिप्लेस कर दिया, इस पोर्शन को इससे रिप्लेस कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा ना करना चाहो तो अलग अलग पोर्शन का अलग अलग किया, इसका अलग लगा लो, √2k λ/r। अब इस पोर्शन का अलग लिख लो, तो इसका ई परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर परपेंडिकुलर तो आर आ ही गया। अब अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 90, तो उसके हिसाब से k λ/r परपेंडिकुलर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो एक साइन अल्फा 0 हो गया, साइन बीटा 91 हो गया, तो ये आ गया k λ/r। ऐसे ही दूसरे वाली साइड में cos 0, इधर वाली साइड में cos 0, cos 0 तो 1 हो गया, तो k λ/r cos 0, और इधर वाली साइड cos 90 तो 0 हो गया। ऐसा ही फिर इधर वाले का और बना देंगे, तो इसकी वजह से सिमिलरली करके k λ/r इधर और k λ/r इधर, तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, उसका इधर, दोनों का कैंसिल, वही हमारा हुआ भी है ना। तो ऐसा कैंसिल कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई और सवाल करता है? ये सवाल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में एक वायर है जो ऐसे जा रहा है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है एक्स वाई जेड, और वाई एक्सिस में से गुजरता है 0,y0 से, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है y0, 0,y0,0, यहां से गुजरता है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये है यूनिफॉर्मली चार्ज, ये वायर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब हमको करना क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है, एक्स वाई जेड, इसको हमने पी पॉइंट बोला है। तो आपसे ये पूछा है, ये वायर तो इंफिनिटी तक जाता है, इधर इंफिनिटी उधर इंफिनिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है। वायर वाई एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से गुजरता है, जेड एक्सिस के पैरेलल, सॉरी, है ना, जेड एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से गुजरते हुए देखा हमने इसको, आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है कि उस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे वेक्टर में लिखिए।
तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है, क्या फॉर्मूला होता है? 2k लैम्डा बाय आर। लगाओ। कभी कभी फॉर्मूला पता भी होता तो भी लगा नहीं पाते। कैसे लगाएं? आगे। हुआ क्या कुछ? आगे आंसर क्या बता रहे हो? एक्स आई के। अब देखो कि कैसे करेंगे। ठीक है, आने वाला है। तो एक तरह से तो हमें 3D वाले में दिक्कत आ जाती है ना, बचपन से कॉपी पेन पे पढ़ रहे हैं, मतलब 2D पढ़ाई चल रही। 3D वाला तो लफड़ा पड़ जाता है, ऐसे अंदर की तरफ दिखता नहीं। तो कोई भी नहीं लिख पाया। कोई बात नहीं, हम लंबा लिख लेंगे, बोर्ड बड़ा है हमारे पास। सुन लेते हैं भाई, बाकी लोग बताना कि ऐसा लग रहा है कि ठीक है कि नहीं है। हाँ, नहीं हमें तो वेक्टर चाहिए ना, मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर चाहिए। 2k लेमडा बाय एक्स स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर ब्रैकेट एक्स आई के y माइनस वाई नॉट जे के जेड के। ये क्या बोलते हो? हाँ, किसका? इसका भी होल स्क्वायर। ब्रैकेट बना दो बस, यही कह रहे हो? अलग अलग का स्क्वायर ना करके स्क्वायर कॉमन लेके होल पे लगाओ। ठीक है। कि पावर 3/2 लगाए नीचे। अच्छा, देखो इस सवाल का जो जवाब है, इसको रिजेक्ट करने के लिए मेरे को बस इतना से कहना है कि वायर के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, वायर तो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो जेड एक्सिस के पैरेलल तो होगा नहीं, इस वायर के परपेंडिकुलर ही होगा, तो जेड कंपोनेंट तो आना ही नहीं। तो के तो मतलब ये तो गलत है। बाकी तो और क्या जांचे हम? तुम कुछ दूसरा आंसर देना चाह रहे हो? सुन लेते हैं एक और दूसरा आंसर। क्या कह रहे हो? 2k लेमडा बाय, और क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, इतना ही। यूनिट वेक्टर बताओ।
एक्स आई के वाई माइनस वाई नॉट जे के अपॉन रूट ओवर ये। बैठो, कैसा लग रहा है, जम रहा है क्या? जम रहा है कि नहीं जम रहा है? जो जमे उसको मान लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। दो मेथड बताता हूं मैं, है ना। एक वेक्टर मेथड और एक डायग्राम मेथड। तो अगर हमें सॉल्व करना है तो ये तो हम जानते हैं कि कोई भी वायर है तो उस वायर से इस पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डालेंगे। वो जो परपेंडिकुलर होगा वो आर परपेंडिकुलर होगा और उसी के अलोंग इसका आंसर होगा 2k लेमडा अपॉन आर परपेंडिकुलर और उसकी डायरेक्शन वही वाली होगी। कुल मिला के वो हमें आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और उसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। 2k लेमडा तो सबको पता है, वो डिनोमिनेटर वाला आर परपेंडिकुलर लिखने में प्रॉब्लम आ रही और उसकी डायरेक्शन लिखने में प्रॉब्लम आ रही, तो कैसे लिखते हैं देखो जरा। जिस पॉइंट पर पता करना है उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ये वेक्टर तो लिख ही सकते हो। और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हो आप के। ये वाला जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स आई के वाई माइनस वाई नॉट जे के प्लस जेड के। ठीक है ना, ऐसा हो गया। इसमें जो बात हमारे समझ में आ रही है, पढ़े लिखे लोग सीधे समझ सकते हैं इस बात को, वैसे मैं प्रूव करके दिखाऊं क्या, वैसे ही समझ जाएंगे शायद। देखते हैं, देखें तो थोड़ा रंग बदलते हैं। ऐसा कहना चाहता था कि ये जो दो वेक्टर दिख रहे हैं ना, उसमें से ये वाला वेक्टर तो वो है जो इसके पैरेलल है, तो जो बाकी बचा वो इसके परपेंडिकुलर ही है, होगा ही ना, क्योंकि के केप तो आई चेक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला तो वेक्टर हो गया जेड के केप, तो ये यहां तक का वेक्टर हो गया जेड के केप। और जो बाकी का बचा हुआ वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। वो कौन सा वेक्टर है, ये वाला है, एक्स आई के वाई माइनस वाई नॉट जे के। अब आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो अब आपका जो आंसर है 2k लेमडा अपॉन आर परपेंडिकुलर। अब इसका यूनिट वेक्टर लिखना है आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में आप क्या लिखोगे, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड 2k लेमडा आर परपेंडिकुलर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर परपेंडिकुलर। यहां भी है, ये आर परपेंडिकुलर यहां लिखा हुआ है। तो 2k लेमडा अपॉन आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू आर परपेंडिकुलर वेक्टर। आर परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिल गया यहां पर, एक्स आई के वाई माइनस वाई नॉट जे के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर यहां पुट कर देंगे, तो यही वाला आ जाएगा, है ना। अभी ठीक जम गया ये, सही है। कभी कभी हम ऐसा भी कर लेते हैं, हो सकता है ऐसा ना सोच पाए आप लोग, तो उसके लिए मैं एक तरीका यूं बता रहा हूं कि अगर मुझे किसी की डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए ना, तो ये जो वेक्टर आया ना हमारे पास, अगर मैं इसको एक बार के लिए आर वेक्टर बोल दूं तो मैं इसके अलोंग जो वेक्टर आएगा उसको मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर डॉट के इंटू के।
है ना। ये वेक्टर की अप्रोच है जिसमें डायग्राम का कोई फायदा नहीं लेने वाले हम। कोई भी वेक्टर आर है उसका इसके अलोंग, अच्छा आर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट इसी पे लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, आर डॉट के केप से इसका वो कंपोनेंट आ जाएगा जो के केप के अलोंग आएगा, और उसको के केप से गुणा करेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा। अब टोटल वेक्टर में से ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर आ जाएगा, है ना। टोटल वेक्टर आर है, आर वेक्टर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो आर परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो आर डॉट के केप इंटू के केप, ऐसा करने से मुझे आर परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, कभी जरूरत पड़ गई तो, है ना। तो समय समय पे जैसे वेक्टर की जरूरत पड़ती है ऐसे टूल का उपयोग किया जाता है। जो लोग डायग्राम से कर सकते हैं वो मैंने डायग्राम से करके दिखाया पहले। जो लोग ऐसा सोच नहीं पाएंगे उनके लिए फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले की सहायता से उन्हें आर परपेंडिकुलर वेक्टर ही मिल जाएगा। अब उसका वो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, डायरेक्शन लिख लेंगे, सब आ जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं, इंतजार करें। हो गया। अच्छा ये ऐसी जो थोड़ी सी जटिल होती नहीं चीजें, उसके लिए क्या एक दोस्त को ढूंढना चाहिए, जैसे जोर लगा के समझ लो, पकड़ो आपसे, आपके दोस्त लोग बिछड़ गए होंगे, आपसे नीचे रह गए होंगे, है ना। ऐसे दोस्तों को कहोगे मैं तुमको पढ़ा दूंगा चिंता मत करना, है ना, और ले करके उसको समझा दो। देखना साल भर ही मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। और कुछ गलत समझा होगा ना, दोस्त क्वेश्चन पूछ के सही करवा देगा। कुछ उल्टा पुल्टा समझ लिया आपने तो कहेगा कि ये कैसे आया, ये क्या हुआ, चार क्वेश्चन पूछेगा ना, सब मामला बिगड़ जाएगा, घर जाके अंदर गड़बड़ होगा। बोला अब मैं दोबारा सही से तैयारी करके जाऊंगा अब की बार, फिर अगली बार ढंग से समझोगे, फिर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से चौकन्ना हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी ऐसे आती है ध्यान देने से, जिसने एक पल में यही ध्यान दे दिया वो एक पल में सीख जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, जब हमको किसी को बताना पड़ता है ना तब हम ध्यान से सुनते हैं, जब हम खुद के लिए लेते हैं तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है देख लेंगे जो भी। पर हमें कोई कहे कि नहीं तुम्हें किसी को बताना भी है, अरे फिर समझाओ मैं बता दूंगा, फिर ध्यान से सुनते हैं हम। तो ऐसा भी एक विचार होता है सॉल्व करने के लिए। मैं तीसरा सवाल लेने जा रहा हूँ, ये सवाल हो गया है, कुछ कहना चाहते हो। परपेंडिकुलर कैसे होगा, चलो दूसरे पेज पे दिखाते हैं। कभी किसी वेक्टर के बारे में संदेह पैदा हो कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो, दिक्कत क्या है। मन में कभी संदेह आ जाए कि परपेंडिकुलर है कि नहीं तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, कौन मना कर रहा है। 0, y0, 0, ये पॉइंट है x, y, z। तो हमने इसमें इतना सा काम किया, इसको एक वेक्टर r बनाया, r वेक्टर हो गया x i के, y माइनस y0 j के, और z के। अब हमने ये कहा कि ये वाला जो वेक्टर है ना
ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर इस वायर के परपेंडिकुलर है और ये वायर जेड एक्सिस के पैरेलल है, के पैरेलल है। तो ये वाला वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसका डॉट प्रोडक्ट करके देख लो इसके साथ। तो इसको के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखो, जो मैंने आर परपेंडिकुलर बताया ना, एक्स आई के वाई माइनस वाई नॉट जे के, इसका के साथ डॉट प्रोडक्ट लो जरा, 0 आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो, एक ऊपर वाला प्लेन जहां पर ये हमारा एक्सिस सिस्टम यूं जा रहा है, ऐसे, इस तरह से, इधर एक्स, इधर वाई और इधर जेड। तो ये जो हमारा वायर है यहां से गुजरेगा ऐसे, यहां से गुजरेगा ऐसे। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, जेड, 0, वाई नॉट, जेड। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। यहां से परपेंडिकुलर आएगा ये। तो एक्स आई के वाई माइनस वाई नॉट जे के, एक ऐसा प्लेन ऊपर उठाया जिसका जेड कोऑर्डिनेट आ गया, इसका जेड उसका जेड सेम, तो एक प्लेन में आ गए, है ना, दोनों का जेड एक है तो प्लेन दिखा दिया। फिर इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, वाई नॉट, जेड, और उसके है ही। फिर इस पे जो लाइन बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होगी, है ना, ऐसे डायग्राम में परपेंडिकुलर दिखा दिया। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं हम। क्वेश्चन ये है, तीसरा सवाल, चलो एक पहले इजी क्वेश्चन करवाते हैं, ये भी हो पाएगा कि नहीं पता नहीं। ये एक हमको दे रखा है ट्रायंगल, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से एच हाइट, एक्स डिस्टेंस, एक्स हाइट मान लेते हैं, एक्स हाइट ऊपर, हाँ, उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से ऊपर, बात 3D डायग्राम की हो रही है ना। ये इस प्लेन में है पूरा। इस पॉइंट पर आप मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। वायर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जान ही चुके हो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बोलो। हाँ, ये एक्स उसके सेंटर से ही डिस्टेंस है। अब मैं इसको थोड़ा एक और 3D व्यू दिखाता हूँ, ऐसा समझ में कम आ रहा है शायद। ये कोई प्लेन है ऐसा, इस प्लेन में कोई ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल के सेंटर से ये एक्स दूरी है,
ये पॉइंट P है, ये L और ये L और ये L है। मान लो ये समझो कि आपको फॉर्मूला याद है ना, आप कहते हो ना मैंने तो फॉर्मूला और मैं सब याद कर लिए, अब पेपर देने जाऊं तो प्रैक्टिस भी एक चीज होती है, फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे बिना प्रैक्टिस करे, इसलिए कहते हो होमवर्क करना चाहिए। गलत होने की बहुत सारी संभावनाएं, बस ये है कि हम हमारा प्रयास करेंगे। हो गया। हो गया, आंसर लिख चुके हैं एक। अब देखो कि कैसे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब मैं आपको है ना कुछ ट्रायंगल की नेमिंग के हिसाब से कुछ नाम रखते हैं अपन इनके। ये ए और इसका नाम बी रखते हैं, इस सेंटर का नाम सी रखते हैं, और उसका नाम तो पी है ही। तो अब मैं क्या करता हूं कि ए और सी को ज्वाइन करता हूं, सी और बी को ज्वाइन करता हूं, है ना। अब मैं अपनी तरफ से ये ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं इसको अलग अलग बना के दिखाने जा रहा हूं। तो मुझे एक ट्रायंगल मिला ए बी सी, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं। सी ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, जिसमें ये लेंथ है एल, और ये वाला एंगल एक बार के लिए मैं थीटा मानता हूं, और ये साइड आर, ऐसा होगा बराबर बराबर। थीटा 120 होगा तो बताइए यहाँ पर, है ना, रख लेंगे वैल्यू बाद में। और ये डिस्टेंस मैंने आर मान लिया, आर और एल के अंदर रिश्तेदारी निकाल लेते हैं हम। आधा थीटा, थीटा बाई टू, तो ये आधा थीटा, थीटा बाई टू ले लो, थीटा बाई टू दिखा दो, थीटा दिखाने में क्या फायदा, थीटा बाई टू। तो ये जो
जहां पर ये इससे एक परपेंडिकुलर डल रहा है, इस पॉइंट का नाम डी रख रहे हैं हम, सी डी। सी डी जो है परपेंडिकुलर है, तो सी डी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा बाई टू, आर कॉस थीटा बाई टू, और 2r साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एल। ये आर जो दिख रहा है ना, ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू है, तो 2r साइन थीटा बाई टू एल हो गया। वो जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो ट्रायंगल मैंने दिखा दिया। अब मैं जो कहना चाह रहा था, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो यहां पर मिला डी, डी इसका मिड पॉइंट होगा, डी से पी को ज्वाइन करेंगे, ये पी से इस पर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो कि हमें चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि किसी भी वायर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो उसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है, फॉर्मूला तो सीधा साधा है ना? एक और बात, मैंने पी को डी से कनेक्ट किया तो मुझको एक ट्रायंगल मिला, जो भी मिला उसको इधर दिखा देता हूं, ट्रायंगल पी सी डी, पी सी डी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? इसमें से ये साइड है एक्स, और सी डी तो आप निकाल चुके हो, आर कॉस थीटा बाई टू, आर कॉस थीटा बाई टू आ गया नहीं? तो जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। ये लो, निकाल दिया आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। बात एकदम सीधी सादी है, कोई कमी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल दो है, ट्रायंगल तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। तो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ए सी भी सॉल्व किया, उसमें डी भी लेके आ गया, फिर डी लेके आया तो फिर पी सी डी, एक दूसरा ट्रायंगल आ गया। पी सी डी ट्रायंगल बच्चों को दिख रहा है? दिख रहा है क्या ट्रायंगल? ठीक है, अब एक और ट्रायंगल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर किसी भी वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो एक तो परपेंडिकुलर निकालते, फिर दोनों एंड को ज्वाइन करते, तो यहां से ज्वाइन करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारा एंगल अल्फा बीटा होगा, होता है ना ऐसा? ऐसे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनता है वो अल्फा होगा और बीटा होगा, और ये अल्फा बीटा वाला जो प्लेन है ना, ये डिफरेंट प्लेन होगा, मतलब ऐसे टेढ़ा वाला, दिख रहा है? ये सब इधर आ जाओ, ठीक है? बात इसमें अब कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। एक और ट्रायंगल देखते हैं अब, एसीपी, एसीपी ट्रायंगल देखो, एसीपी, एसीपी ट्रायंगल में ये डिस्टेंस है एक्स, अच्छा एसी तो आर है, एसी की वैल्यू तो आर है, तो ये तो हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने ट्रायंगल एसीपी बनाया, दिख रहा है एसीपी ट्रायंगल, एपीसी एसीपी। अल्फा एंगल के लिए मैं एक और ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं, इधर देखेंगे, हमारा ट्रायंगल है पी डी ए, पी डी ए, आपको मिला ना, पी डी ए,
ये वाला एंगल अल्फा है, किस्मत से वो अल्फा बीटा बराबर ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों बराबर ही है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एपी की वैल्यू चाहिए थी, तो वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स, और एडी की वैल्यू क्या है, अरे एक्स थोड़ी है, पीडी कितना है भाई, पीडी 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 निकाला कहीं, ये रहा सामने, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ रहे हैं? ये एपी डिस्टेंस और ये पीडी डिस्टेंस थोड़े अलग तरह के डिस्टेंस है, जो भी यहाँ दिखा दिया मैंने। अब अपन अल्फा अल्फा का काम कर सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा। एडी भी जानते हैं हम, एडी कहाँ गया, एडी एल बाई 2 है, एडी तो हमारा एल बाई 2 है, और एल बाई 2 तो आर साइन थीटा बाई 2 है ना। एल बाई 2 को आर साइन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर है, इसको आप आर साइन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर से दैट स्क्वायर आ रहा है। अब ट्रायंगल की सारी जानकारी पूरी हो चुकी है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे और बस निकाल लेंगे आंसर। बताओ क्या है फॉर्मूला, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है ना। तो क्या इधर ही बच रहा है क्या सब, इधर तुम बजा रहे हो, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ गया ना, तो अभी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू में तो दोनों बराबर है, तो 2 साइन अल्फा रख देंगे। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन पीडी लाइन के लॉन्ग होगी, पीडी लाइन के लॉन्ग होगी ना, उस पीडी लाइन का, पीडी लाइन आपको डायग्राम में बताऊं, ये रही ना पीडी लाइन, इसके लॉन्ग होगी, ये वाला एंगल फाई मान लेता हूं, है ना, इसमें फाई मान लेते हैं, इसका कंपोनेंट आ जाएगा इसके लॉन्ग, ऐसे तीनों के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और सरफेस में आने वाले तीनों 120 डिग्री पर होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, तो लिख देते हैं टोटल सम 3e cos फाई। अब e का वैल्यू रख देते हैं उस फॉर्मूले से, के लेमडा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस चाहिए पीडी, अभी बता दें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा इस ट्रायंगल में आएगा, तो आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, अभी थीटा और फाई का वैल्यू रखना रह गया बस, कॉस फाई छूट गया ना, 3 आ गया, ई आ गया, अभी तो ये ई लिखा है, इंटू कॉस फाई, कहाँ है फाई, ये रहा,
ये मैंने क्या लिखा फिर, एक्स लिखना था किधर, ये तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। हाँ ना, कॉस फाई लिखते वक्त मैंने 3 की जगह 3 आ गया, के लेमडा बाय आर परपेंडिकुलर इनटू साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू मैंने उठा के रखी यहां से 2 साइन अल्फा, तो आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन दिस। अब कॉस फाई रह गया, इस ट्राइंगल से एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी का आंसर मिल रहा है क्या भाई? अभी मिटा दूंगा, फिर से कर लोगे? अच्छा देखो, आर का वैल्यू क्या है, यहां से उठा के रख देना। थीटा कितना है, 120 डिग्री हो गया। अच्छा, ये तो अपन ने सिर्फ क्या कहते हैं बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मामला है। अगर ये एन साइड का पॉलीगन होगा, है ना, तो बस इसमें 3 की जगह एन रख देना है, क्योंकि अपन ने थीटा की वैल्यू तो पुट नहीं किया ना इसमें कुछ भी, है ना। एन साइडेड पॉलीगन होगा तो 3 की जगह आप एन रख दीजिए, और सब जगह मैंने आर ही लिखा है, तो एन एन की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, है ना। यानी ये ट्रायंगल के लिए नहीं, जनरल बना दो, 3 की जगह एन लिख लोगे तो। एन साइडेड पॉलीगन, इसके लिए मैं अगले पेज पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, एन साइडेड पॉलीगन। पहले इसका नोट कर लो। इसका कोई और मेथड चाहते हैं? कितना इजी मेथड है, इससे और क्या चाहिए? अच्छा, ऐसा कर रहे हो। अच्छा देखो, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी कि किसी वायर को एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा था ना एक टेक्निक। अब उससे अगर करोगे तो उसमें क्या दिक्कत है, यहां लगा देंगे तो, है ना। तो मैं अभी ये डायग्राम मिक्स हो जाएगा, थोड़ा दूसरे डायग्राम में करूंगा। ये इतना ही अच्छा समझ में आ रहा है ना। थोड़ा दूसरे पेज पे जाऊं, ये नोट कर लिया ना, ये तो एकदम क्लियर है। बहुत सीधा है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। मतलब कोई ऐसा वायर है, इसकी वजह से यू पूछा इधर, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल के ये सब कैलकुलेट किया है। अच्छा, जो मैं कहना चाह रहा था वो बात ये थी कि ऐसा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इससे ज्वाइन करने के लिए यहां जा रहे हैं, यू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, इसमें सर्कुलर रिंग से रिप्लेस करने में प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम देखो, जब आप इसे रिप्लेस करोगे सर्कुलर रिंग से, तो वो इसकी रेडियस के बराबर होगी और यूं करके जाएगी, इसका प्लेन अलग होगा। ये इस प्लेन में आएगी ना, जो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन।
ये जो ग्रीन वाला प्लेन है, इस ग्रीन वाले प्लेन के अंदर ये रिंग बनेगी, फिर उधर वाली रिंग का प्लेन ऐसे ही कुछ और बनेगा वो। तो ऐसे कंप्लीट गोल रिंग नहीं बन पाएगी। जो कोई सोचे कि मैं इन सबको हटा के एक सिंगल रिंग से रिप्लेस कर लूं, है ना, ऐसा कर नहीं पाएगा वो। करेगा तो कर तो सकता है, गलत ही होगा बस, है ना। गलत तो करने का हक है ही सबको, जल्दी से हो जाता है। ऐसे फट से रिंग रिप्लेस करो और लिख दो कुछ भी, है ना। तो ऐसा ऐसा बनेगा, इसलिए रिंग से रिप्लेस करने में प्रॉफिट नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड 3 रिंग बनेंगी, तो कोई फॉर्मूला लगाने में फायदा नहीं, है ना। तो मैं, देखो मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, मैं बताता हूँ फिर से भोले बच्चों के लिए, है ना। क्या हुआ है, कुछ भोले बच्चे जो है हमारे ऐसे मारे जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अपन को पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और हमारे पास ऐसे 4 मतलब 3 रॉड थी। तो अपन ने ये सीख रखा है कि किसी भी वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां से एक परपेंडिकुलर डालना होता है, फिर उसके दोनों एंड को ज्वाइन करना होता है और ये फॉर्मूला लगाना होता है। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला है। तो सारा सवाल यहां से शुरू होगा। तो के भी पता है, लेमडा भी पता है, आर परपेंडिकुलर निकालने से हमारा सवाल शुरू होगा। तो यहां से जब अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें पीडी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम ये सोचेंगे कि पीडी कैसे कैलकुलेट करें। तो इस पीडी को निकालने के लिए फिर अपन ने ये ट्रायंगल बनाया, पीसीडी वाला। ये वाली लेंथ हमको पता है और ये वाली लेंथ निकालने के लिए फिर ये नीचे वाला ट्रायंगल बनाया। तो पहले ये नीचे वाला ट्रायंगल बना करके ये वाला लेंथ निकाल लिया, जिससे ये लेंथ हमको मिल गई आर कॉस थीटा बाई 2। आर कॉस थीटा बाई 2 ये एक समय दे रखा था। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पता कर लिया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायग्राम में हमारे को मिल गया। अच्छा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंस और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग आता है, सिमेट्रिकल है ना, इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आता है, तो दोनों एंगल बराबर है तो इधर ही आएगा। तो इसी के अलोंग आएगा, तो इसके डायग्राम में फिर वो इसके अलोंग दिखाने में काम आ रहा है। फिर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही हमारे टोटल में काम आएगा, तो इसलिए ये वाला एंगल फाई मान लिया, तो ये ई कॉस फाई हो गया। तो इसलिए टोटल 3E cos फाई हो गया। अब उसमें से आर परपेंडिकुलर हम निकाल चुके हैं, ये आ चुका, बस अल्फा की वैल्यू और रह गई। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें इस वाली साइड को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो जब ये अल्फा निकालेंगे तो फिर हमें इस ट्रायंगल की जरूरत हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल को फिर हमने पहले से ही बना रखा है। बस इसमें फर्क इतना सा किया कि मैंने ट्रायंगल पहले बनाया, साइड्स पहले निकाली। तो इसलिए हो सकता है किसी को लगे नहीं कि लॉजिकली क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ना। अगर हम शुरुआत फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला खुद डिमांड करेगा और फिर हम उस डिमांड के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। फॉर्मूला हमसे डिमांड कर रहा है कि ये लिखो। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा चाहिए, आर परपेंडिकुलर चाहिए। तो आर परपेंडिकुलर के लिए मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला इस वायर के ऊपर, फिर परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ी तो इसलिए ये ट्रायंगल बनाया, ये वाला ट्रायंगल। फिर इस साइड की जरूरत पड़ी तो ये वाला ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल से इस साइड निकाला, वो डिस्टेंस निकाला, है ना। फाइनली ये मैंने 3 साइड के लिए निकाला है। अब मैं चाह रहा था कि जनरल, थोड़ा इसको ऊपर ही खिसका के लिख लेता हूं। अगर एन साइड का पॉलीगन होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 3 की जगह एन आ जाएगा, इंटू के लेमडा 2r। अच्छा देखो, 3 साइड का एंगल है तो थीटा की वैल्यू 2π/3 थी, तो एन साइड का एंगल है तो थीटा की वैल्यू 2π/n हो जाएगा। तो यहाँ पे θ/2 है, तो θ/2 हो जाएगा sin π/n, sin π/n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, ऐसा आ गया। 2π/n थीटा होता है, θ/2 π/n होता है, इसलिए θ/2 का जगह पुट किया π/n। और ये दोनों तो आपस में गुणा होकर के अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास x² + r²
कॉस स्क्वायर पाई बाय एन, ये ब्रैकेट में इधर आ गया, और ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हमें पॉलीगन के अंदर बस इतना सा, कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, हाँ हाँ सही कह रहे हो, अगर ये सारी साइड आर है, रेगुलर पॉलीगन में ऐसा होगा, बराबर के एंगल होंगे, जैसे हेक्सागन दिखा दिया, ऐसे ओक्टागन, डेकागन, ऐसे कुछ भी आ जाएगा, जितनी भी साइड का हो। अब इसमें अगर अपन n की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो रिंग बन जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे पाई से गुणा कर लेते हैं, और एक ऐसा एक्सप्रेशन बना लेते हैं, साइन पाई बाय एन अपॉन पाई बाय एन। ऐसे n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 0/0 का फॉर्मेट में 1 आ जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मेट आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड कर दूं, पाई से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड कर दूं, तो पाई बाय एन नीचे चला जाएगा, और n टेंड्स टू इंफिनिटी में साइन पाई बाय एन अपॉन पाई बाय एन 0 हो जाएगा, और एक पाई ऊपर रह जाएगा, और फिर कॉस पाई बाय एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो जब n की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा की टर्म्स में, n हट गया 2k लेमडा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा देखो, लेमडा इंटू 2 पाई आर तो चार्ज ही हो जाएगा, टोटल क्यूब है ना। अगर रिंग बन गई तो उसका चार्ज लेमडा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमें ये पता लगा है कि एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने इस पॉलीगन वाले फॉर्मूले से निकाल दिया। अच्छा ये बता सकते हो कि अगर एन साइड का वो है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा आर की टर्म्स में। तो इसकी लेंथ किसके बराबर थी, एक लेंथ किसके बराबर थी, 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2r साइन थीटा बाई 2 एक साइड की लेंथ होगी ना, तो n हो जाएगा। तो n इंटू 2r साइन थीटा बाई 2 दिख रहा ना, n इंटू 2r साइन थीटा बाई 2 लिखा है। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो क्यू ही आ जाएगा। जो भी रेगुलर पॉलीगन होगा उसका टोटल चार्ज अगर क्यू आ रहा है, तो यहां से अपन को पता लग रहा है कि E इज इक्वल टू, ये n चला गया चार्ज के अंदर, तो के क्यू एक्स अपॉन, फॉर्मूला ऐसे छोटा हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेमडा इंटू क्यू निकाल लिया ना, ये लेमडा इंटू एन इंटू 2r साइन थीटा बाई 2। ये जो प्रोडक्ट था उसको क्यू से रिप्लेस कर दिया, एन इंटू, तो अगर एक रेगुलर पॉलीगन का टोटल चार्ज क्यू है ना, तो उसका फॉर्मूला ऐसा आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। टोटल चार्ज क्यू है, लेमडा की टर्म से तो ऊपर लिखा है, वैसे ही आ गया।
तो स्ट्रेट वायर के फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले निकाल दिए ना, ऐसे हम निकाल लेते हैं। मैं रिंग का फॉर्मूला एक दूसरे तरह से डिराइव करके दिखाता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग, है ना, ये आपने नोट कर लिया। अगले पेज पे जाऊं, रह गया कुछ? किसी एक सवाल में अगर आपको कोई बात कठिन लगे, कोई बात नहीं, दूसरा सवाल करो, है ना। ये ऐसा मन में ऐसे एकदम ये होना चाहिए, उस सवाल की वजह से सारा बंद कर दो, ये वाली सबसे गलत बात हो जाती है। कोई भी 2 सवाल 4 सवाल मान लो ऑप्टिक्स में उलझ गए, तो उसके बाद ऑप्टिक्स सवाल करना बंद कर दी, जबकि आसान सवाल छूट गए उससे। तो हमेशा जो भी आसान है ना, वही हमें सेलेक्ट करेगा। कठिन सवाल हम बता रहे हैं क्योंकि वो एक लिमिट पे जा रहे हैं हम, जरूरी नहीं है आपके भाग्य में ऐसा है। हो सकता है आपके क्लास जो आपका पेपर हो उसमें सिंपल ही सवाल है, एक रिंग की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो फिर आपको रिंग वाला सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। ये पॉलीगन वॉलीगन तो आज तक कभी आया नहीं, है ना, ट्रायंगल व्रैंगल पूछा ही नहीं कभी, बता दिया बस मैंने कि ऐसा करना पड़ जाए तो कर लेंगे, इसमें क्या रखा है, सीधा ही तो है। सीधा क्या है, वो फॉर्मूला है जो इस्तेमाल किया था, कहाँ छुप गया वो, ये रहा, यही तो फॉर्मूला है, यही तो लगाया मैंने। बस उसका वैल्यू रखने के लिए थोड़ा सा मेहनत किया और कुछ नहीं, ट्रायंगल व्रैंगल लगाया जो तो आप भी जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनाया। तो मैं इसके आगे एक फॉर्मूला बता रहा था रिंग वाला, जल्दी से देख लेते हैं। ये कोई रिंग है, उसकी वजह से x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, r रेडियस की है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये लिखना चाहते हैं। इसका टोटल चार्ज क्यों है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ऐसा हमको बताया गया। तो हम ये जानते हैं कि एक छोटे से पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर वो इस तरफ होगा, टीई। सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर बार ये काम करते हैं, उस पॉइंट को उससे ज्वाइन करते हैं, उसी लाइन के लॉन्ग फोर्स और फील्ड आता है। चार्ज से उस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स आएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो जाएगा, ऐसे सबकी वजह से आएगा। तो ऐसे आने से इधर वाले की वजह से इधर आएगा, तो इधर इधर वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो टोटल ई आएगा वो इंटीग्रल डी कॉस थीटा के बराबर होगा। अब डी का वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ये एक्स है ये आर है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब डी की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही लिखा है मैंने, आर वो डिस्टेंस होता है जहां से, मतलब चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रेशन में तो कुछ भी नहीं रखा है, सबको बाहर कर दो भैया, जो भी कांस्टेंट रहते हैं उनको बाहर कर दिया जाए। सीधा डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा, सभी बाहर चले गए, कॉस थीटा वीटा सब चले गए क्योंकि सब कांस्टेंट थे। डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यों हो जाता, आंसर आ गया, के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है,
ये वही आंसर आ गया जो अपन ने पॉलीगन में n साइड किया इनफाइनाइट, तो उसका यही था। तो स्क्वायर का, यानी हमने वो जो फॉर्मूला लिखा था ना, वो तो सभी के लिए था। कोई भी रेगुलर पॉलीगन का उसके एक्सिस के ऊपर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। वो रेगुलर पॉलीगन ट्रायंगल का हो, स्क्वायर का हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, सबका बता दिया। और ये इनफाइनाइट गन बोले तो रिंग है ना, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड इनफाइनाइट हो तो ये रिंग बन जाती। अच्छा, ये जो आंसर है ना, ये आंसर इस, क्योंकि डी क्यू का इंटीग्रेशन तो हमेशा क्यों होगा, तो इस डायरेक्शन में आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इतना ही होगा, चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क ये पड़ेगा कि इस डायरेक्शन का जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं, फिर इधर वाला तो रिजल्ट हमेशा फिक्स है। तो एक्सिस के अलोंग आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई सवाल में ये बोले कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये इसका चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन का जो है वो तो यही होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चाहे चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे एक ही जगह रखा हो, कैसे भी फैला रखा हो, बस इसमें यह है कि इस डायरेक्शन का जो है ये अननोन रह जाएगा। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो परपेंडिकुलर वाले कैंसिल होंगे या नहीं होंगे क्या पता, वो तो फिर बताना पड़ेगा कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये परपेंडिकुलर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। बोलो, कुछ कह रहे हो? सही कह रहे हो। नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा प्रूव नहीं किया ना कुछ भी, हमने प्रूव कर रखा उस प्लेन में, तो इसीलिए वो जैसा बना था ना डायग्राम वैसा बनेगा। तो कोई फायदा नहीं होता तो अपन करते अभी। रिंग तो बनेगा, कौन बनाने से, मैंने कहा ना बस बना लो ना, गलत हो जाएगा और क्या हो। हाँ, रिंग तो बनेगा ना, रिंग भी बनेगा, कुछ आंसर भी आएगा, बस सही नहीं होगा इतना ही कह रहा हूं। ऐसे रिंग बनाओगे तो क्यों नहीं बनेगा। देखो अच्छा बन रहा है, रिंग बराबर का ट्रायंगल है, यही बनाना चाह रहे हो ना, बन गया, रिंग तो बन गया। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, उससे गलत भी आ जाएगा, है ना, बस इतना ही तो होगा। सही नहीं आएगा, सही बनाने के लिए ये वाली रिंग बनानी पड़ेगी। सही चाहते हो तो ऐसी रिंग बनेगी, फिर ऐसे एक उधर ट्रायंगल बनेगा, उसकी रिंग उधर बनेगी, तो यू रिंग, फिर यू रिंग, और फिर यू रिंग, ऐसे ऐसे तीन तीन रिंग आएगी, उसका करोगे क्या, फायदा नहीं है। ठीक है, आपकी क्लास होगी, है ना, ठीक बात है। कुछ कहना चाह रही हो? ऐसी वाली रिंग कैसे बन रही, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे, ऐसे टेढ़ा वाला, इस प्लेन में ऐसी बन रही, इसके सेंटर से ज्वाइन करना है, इसकी रेडियस ये है, ये इसकी रेडियस है, इतनी रेडियस की आर्क है ये, बस इतना ही। होमवर्क करने के लिए क्या करोगे अब आप, कौन सा नंबर, नेक्स्ट वाला, ठीक है, एक डीपीपी रखते हैं, एक डीपीपी। अच्छा, तो संडे मंडे भी तो आ रहा है, क्या करोगे? ऑप्टिक्स रिवाइज कर लोगे, ठीक है, रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले पूछूंगा, है ना, ठीक है।